नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम जिसमें हम प्रोफेसर अभय दुबे साहब के साथ बातचीत करते हैं प्रमुख राजनीतिक घटनाओं पे जो उस हफ्ते की हैं। बहुत से विषय हैं जिसपे बात किया जा सकता है। पहलगाम का आफ्टर इफेक्ट अभी तक उस पर बहुत सी चर्चाएं चल रही हैं। अमेरिका की ट्रेड डील, सुप्रीम कोर्ट की बात, लेकिन सबसे प्रमुख शायद इन सबसे जो प्रमुख घटनाएं राजनीतिक रूप से हम लोगों की प्रोफेसर साहब लगती है मुझे, वो लगता है कि जो अभी भागवत जी ने एक जब मोरोपंत पिंगले जी की किताब के विमोचन के समय उन्होंने कुछ सलाह दी और उन्होंने मोरोपंत पिंगले का नाम लेते हुए कि उन्होंने ऐसा ऐसा कहा था। उन्होंने कहा कि 75 साल की आयु में उनका साफ साफ इंडिकेशन था कि आदमी को रिटायरमेंट जैसा बात कर लेनी चाहिए, वही मार्गदर्शक मंडल की बात। और ये भी फैक्ट है कि उसको लेके पूरे देश में माहौल बना और ये हुआ कि मोदी जी को ये डायरेक्ट कहा गया है और बीजेपी की तरफ से कोई इसमें रिबटल नहीं आया है। एक चीज धीरे धीरे क्लियर होती जा रही है अबे भाई, जैसा मैं देख रहा हूं कि जो भी जितना ताकतवर हो जाए, चाहे मोदी जी हो जाए चाहे अमित शाह हो जाए, लेकिन अंतोगत्वा लास्ट वर्ड अभी भी आरएसएस का होता है। मतलब आरएसएस के लिए बीजेपी एक संगठन है, इससे ज्यादा नहीं। ये सारा जो मामला हो रहा है इसका क्या रिपरकशन है, ये क्या क्यों कहा जा रहा है? लोग कह रहे हैं इसकी जद में तो वो खुद आ रहे हैं, वो भी 11 सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे। बहुत से सवाल है, आप इसको कैसे देख रहे हैं प्रोफेसर? देखिए, अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है, और पहले भी इसका अंदाजा था कि जो 4 जून को जो नतीजे आए थे और जब जिन नतीजों में मोदी जी ने बहुमत खो दिया, उसका सबसे ज्यादा लाभ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को हुआ है। मतलब ये अपने आप में एक थोड़ी सी विरोधाभासी और विडंबनात्मक स्थिति है कि उसका सबसे ज्यादा लाभ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को हुआ है। आप कल्पना कीजिए कि मोदी जी की 350 सीटें आ जाती लोकसभा चुनाव में, तो अभी मोहन भागवत की बात पर कोई कान न दे रहा होता, चर्चा ही नहीं हो रही होती, और ये सब कुछ संघ की दुनिया में ही ये बात उमड़ घुमड़ कर रह जाती। देखिए, देश के मतदाताओं ने वो जो परिणाम दिया था, उस परिणाम का विपक्ष को बहुत लाभ हुआ, कांग्रेस को बहुत लाभ हुआ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लाभ हुआ। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक लाभ, इस विपक्ष को तो लाभ होता ही है जब सत्ता पक्ष को बहुमत नहीं प्राप्त होता, लेकिन संघ को लाभ होने के नतीजे कुछ ऐसे निकले जिनकी अभी पूरी तरह से समीक्षा होने और उनको रेखांकित किया जाना बाकी है। उससे क्या हुआ कि सत्ता का जो केंद्रीकरण था हिंदुत्व के दायरे में, एक तो वो केंद्रीकरण अपनी जगह से हिल गया और वो एक तरह से सत्ता का एक विकेंद्रीकरण होना शुरू हुआ और संघ ने बाकायदा प्रभावशाली तरीके से सत्ता में हिस्सेदारी करनी शुरू कर दी। सत्ता में पहले भी हिस्सेदारी करता था, लेकिन मोदी जी के अंगूठे के तले हिस्सेदारी करता था। मेरा मानना है कि मोदी जी ने अपने पिछले 10 साल के शासनकाल में, यानी तीसरे वाले पहले 2 शासनकालों में, एक तो संघ के जो पॉइंट मैन होते थे, जो मंत्रालयों में तैनात रहते थे, उनकी संख्या बहुत घटा दी थी। और इसका बाकायदा श्यामलाल यादव ने इंडियन एक्सप्रेस में आंकड़ागत विश्लेषण किया था। अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में कितने थे, जब मोदी जी गुजरात में थे तब कितने थे, और पहले 5 साल में कितने थे, दूसरे 5 साल में कितने थे। ये सब बाकायदा तथ्यात्मक रूप से ये बातें सामने आ चुकी हैं कि संघ के कितने लोग सरकार में अपॉइंट किए गए थे और मोदी जी किस तरह उनकी संख्या घटाते जा रहे हैं। केवल एक ही ऐसा क्षेत्र था, शिक्षा वाला क्षेत्र, शिक्षा और संस्कृति का क्षेत्र आप उसमें और जोड़ दीजिए, लेकिन व्यवहारिक रूप से शिक्षा का क्षेत्र, मतलब मानव संसाधन मंत्रालय कहते थे उसको, उसमें केवल संघ को मोदी जी ने खुली छूट दे दी थी कि आप जो मन में आए करें। तो पिछले 10 साल में संघ का दायरा केवल ये रह गया था केवल, और मोदी जी ना उनकी कोई बात मानते थे, न मोदी जी उनसे कोई सुझाव चाहते थे, और इनकी हिम्मत भी नहीं थी मोदी जी को सुझाव देने की। ये हालत थी। ये लोग बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए थे। मोदी जी अपने आप को भगवान का अवतार घोषित कर रहे थे, विष्णु का अवतार घोषित कर रहे थे, पता नहीं नॉन बायोलॉजिकल घोषित कर रहे थे, लेकिन संघ की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। यहां तक कि संघ द्वारा भाजपा में भेजे गए जो प्रचारक थे, जैसे कि चंपत राय वगैरह, ये सब भी बड़े उत्साह से मोदी जी का भगवानीकरण करने में, देवताकरण करने में लगे हुए थे। ये हालत थी। और मेरा मानना है अगर 350 सीटें मिल जाती या सिंपल मेजोरिटी ही मिल जाती, मतलब एक स्पष्ट बहुमत ही मिल जाता, तो फिर ये लोग भी चुपचाप अभी कोने में ही बैठे होते और मोदी जी संघ को नियंत्रित कर रहे होते, बजाय इसके कि इनको सत्ता में थोड़ी सी जगह देने, सत्ता में इनकी जगह की दावेदारी कोई मायने नहीं रखती। तो ये बात कहना बहुत जरूरी है
कि उसका नतीजा है। ये मतदाताओं ने ये स्थिति पैदा की है। अब जहां तक 75 का सवाल है, भाई मोदी जी ने ही 75 के आंकड़े का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं को हाशिए पर डाला। उस हाशिए का नाम है मार्गदर्शक मंडल। अडवाणी को यही कह के हाशिए पर डाला गया, यशवंत सिन्हा को यही कह के हाशिए पर डाला गया, मुरली मनोहर जोशी को डाला गया, अरुण शौरी को डाला गया, इन सबको डाला गया हाशिए पर। सुमित्रा महाजन, लेटेस्ट तो सुमित्रा महाजन, हाँ सुमित्रा महाजन को डाला गया। तो वो मेरा तो मानना यह है कि अभी सुषमा स्वराज वगैरह जीवित होती, उनका असमय देहांत ना हो गया होता, तो वो भी मार्गदर्शक मंडल में पड़ी होती इस वक्त। नहीं वो 72 की होती है, वो 72 की होती शायद। जब भी 75 की होती तो उन्हें डाल दिया जाता उसके अंदर है। केवल अरुण जेटली एक इस तरह के व्यक्ति थे जो मोदी जी के लिए हमेशा उपयोगी थे। वो तो शायद 200 वर्ष के हो जाते तब भी मोदी जी उनको अपने मंत्रिमंडल में रखते। तो ये स्थिति है। तो अब वो 75 वाला, और अरविंद केजरीवाल ने पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान जेल से निकल के इस सवाल को उठाया भी था। हम लोग जानते हैं इसकी चर्चा भी नहीं करनी चाहिए, समय खराब होगा। तो मेरा कहना यह है कि 75 का आंकड़ा जो है मोदी जी को परेशान कर रहा है। और मेरा अपना आकलन ये है, आकलन ही है, कयास ही है, कि मोदी जी और संघ के बीच में जो एक समझौता है, अलिखित समझौता है, अघोषित समझौता है, शायद उसमें मोदी जी को पता है कि उनका कार्यकाल क्या है, और संघ को भी पता है कि उनका मोदी जी का कार्यकाल क्या है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत ही कड़े तरीके से 75 साल के होते ही मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, ये मैं नहीं कह रहा हूं। मेरा कहना है कि मोदी जी को, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ईज आउट करना, मतलब वो वाली नीति मोदी जी के साथ इस्तेमाल की जा रही। अब संघ के साथ समस्या ये है, उसके पास किसी का कोई विकल्प नहीं है। मोदी जी का विकल्प क्या है? संघ के पास नहीं है भाई। अभी भी अगर आप मोदी जी की तमाम खूबियां खामियों को देखें तो अभी भी मोदी जी देश के, हालांकि जो रेटिंग एजेंसियां होती हैं उनके दावे भी फर्जी टाइप होते, बहुत कमजोरी, बहुत भरोसे लायक नहीं होते, लेकिन फिर भी देश में सबसे आगे उनकी रेटिंग मानी जाती है। माना जाता है कि अभी भी भाजपा के वोट्स में कुछ इजाफा मोदी जी की शख्सियत करती है। एक आदमी 15 साल, ये 12-13 साल से 11 साल से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री है, उससे पहले 12 साल तक मुख्यमंत्री रह चुका है, तो उसको सत्ता चलाना वलाने का अपनी उसकी एक शैली भी विकसित हो गई है, उसका एक तौर तरीका विकसित हो। संघ के पास उनका कोई विकल्प नहीं है। मोदी जी ने कोई अपना विकल्प पार्टी के अंदर, संघ के अंदर पैदा भी नहीं होने दिया। तो मोदी जी को हटाना एक बहुत बड़ा रिस्क भी है इनके लिए, बहुत बड़ा जोखिम भी है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि मोदी जी को हटा किसी और को बैठा है, पता चला कबाड़ा ही हो गया, सत्ता उत्ता सब हाथ से चली गई और पुनर्मुष्को भव हो गए। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अच्छा, अब इनके पास पार्टी का अध्यक्ष नहीं मिल रहा है इन लोगों को। इनकी हालत यह है कि इनके पास किसी चीज का कोई विकल्प नहीं है। अगर अभी मोहन भागवत से कहा जाए कि इस मंत्रिमंडल को दोबारा बनाओ, केंद्रीय मंत्रिमंडल को, तो उनको दांतों तले पसीना छूट जाएगा कि मौजूदा लोगों को सबको हटा दो और एक नया मंत्रिमंडल बनाओ। किसको बनाएंगे, क्या बनाएंगे, कुछ नहीं पता है इनको। अच्छा, इनके साथ लोगों की बहुत कमी है। जब संघ को शिक्षा का क्षेत्र दिया गया तो संघ ने जगह जगह अपने वाइस चांसलर नियुक्त किए। बाद में कल ही मुझे एक वरिष्ठ व्यक्ति ने बताया, जो खुद भी वाइस चांसलर रह चुके हैं, मतलब संघ के तो आलोचक हैं, वो पहले रहे थे वाइस चांसलर इन लोगों के उभार से पहले। तो उन्होंने बताया कि संघ ने जितने वाइस चांसलर बनाए थे उसमें से 15-20 वाइस चांसलर तो संघ ने खुद बर्खास्त करवाए बाद में, क्योंकि वो कोई उसमें लड़कीबाजी में फंसा हुआ है, कोई भ्रष्टाचार में फंसा हुआ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई बिल्कुल किसी की डिग्री संदिग्ध है, किसी ने मतलब वो जैसे लिटरेरी पायरेसी की है, मतलब वो अपनी पीएचडी लिटरेरी पायरेसी करके लिखी है। इस तरह से उन्होंने दर्जन 2 दर्जन वाइस चांसलर बर्खास्त किए। तो इनके पास योग्य लोगों की कमी है। एक योग्य व्यक्ति इनके पास पैदा हुआ था प्रधानमंत्री बनने लायक, अटल बिहारी वाजपेयी। दूसरे व्यक्ति ने खुद जबरदस्ती अपनी योग्यता इनके गले उतारी, तैयार तो नहीं थे मोदी जी को बनाने के लिए, गले उतारी और वो बना बैठा हुआ है। ये उसको हटाना चाहते हैं और वो इनसे दब भी रहा है इस वक्त, मतलब वो इनके दबाव में भी है, इनके अंगूठे के नीचे भी आ गया है। लेकिन ये किसको बनाएंगे? तो 75 का तो उन्होंने मामला फेंक दिया और उसमें चर्चा हो रही है। मोदी जी को भी कानों में चुभ रही होगी चर्चा ये, अमित शाह को भी कानों में चर्चा। तो अमित शाह भी अभी रिटायरमेंट की चर्चा कर चुके हैं अपने। अभी अमित शाह ने कार्यक्रम में कहा कि मैं रिटायरमेंट के बाद प्राकृतिक खेती करूंगा और वेद पढ़ूंगा। अमित शाह की उम्र तो बहुत कम है, वो तो 75 से बहुत दूर है भाई। अमित शाह तो मेरे ख्याल से बमुश्किल तमाम शायद 60 साल है, उससे भी कुछ कम होंगे।
जी जी 60-62 साल के होंगे। जी मैं कहना चाहता हूं कि ये लोग जो हैं, ये इन लोगों के पास मानव संसाधनों की कमी है, योग्य लोगों की कमी है। और मतलब राजनीतिक योग्यता में तो तिकड़म करना वगैरह ये सब आता है, ऐसे लोगों की भी इनके पास कमी है। तो जी इन लोगों की जी समस्या भी है कुछ। जी जी मैं अबे भाई, देखिए ऐसा है कि अमित शाह तो बिल्कुल स्पष्ट है मेरे मेरे नजर में, वो पैकेज डील के तहत आए हैं। मोदी जी अमित शाह की एक पैकेज डील है, तो आपको ये लेना है तो ये भी साथ आ रहे हैं। अब उस पैकेज डील में मोदी जी चले जाएंगे तो अमित शाह को लगता है मैं करूंगा क्या, क्योंकि वो बहुत अच्छे स्ट्रेटेजिस्ट हो सकते हैं, ईडी सीबीआई का बहुत अच्छा यूज करते हैं इलेक्शन, लेकिन मुझे ऐसा लगता है पॉलिटिकल पार्टी में वोट कौन दिलवाता है ये सबसे अहम सवाल है। और उसमें अच्छा बुरा जो भी हो, मोदी के बाद अगर बीजेपी में कोई वोट दिलाने की ताकत रखता है तो उसका नाम योगी है। वो मुसलमानों की के अगेंस्ट पॉलिटिक्स करते हैं, बुलडोजर चलाते हैं, लेकिन वो ताकत अमित शाह के पास नहीं है। लेकिन मैं इसमें एक और चीज अभी नया हुआ और वो डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, जो बिहार में जिस तरह से इलेक्शन कमीशन बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि चरम सीमा पे था कि अब हमारा जो करना है कर लो, हम तो ऐसे ही करेंगे, बेईमानी पूरी तरह से कराने के उसमें था। सुप्रीम कोर्ट में आया, सुप्रीम कोर्ट में मामला आया, बहुत सी चीजें बोली गई। मेरे कुछ साथी लोग ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट इस तरह का अंतिम निर्णय नहीं देता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की भी वो मर्यादा रखना चाहेगा, वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। लेकिन काफी लगाम लग गई जब उसने कह दिया कि अच्छा, जो मेरी समझ है अबे भाई, वो समझ ये थी कि इलेक्शन कमीशन अब ये कह रहा था कि केवल फॉर्म पे साइन कर दीजिए, पेपर बाद में दीजिएगा। फॉर्म पे साइन कर दे, पेपर, वो फॉर्म पे साइन करा के रख लेने को ही मान रहा था कि सबमिट हो गया। और ये बिल्कुल सोची समझी वो थी कि ये 11 डॉक्यूमेंट्स में से खास करके मुसलमान जब नहीं देंगे तो ये उसको रिजेक्ट कर देंगे और फिर आपकी कोई सुनवाई नहीं। उस पे जब आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि भाई इसको भी कंसिडर करिए, लोग कह रहे हैं नहीं, कंसिडर करने के लिए कहा, ये नहीं कहा, तो वो कंसिडर ही बोलेगा दूसरी संवैधानिक संस्था को। तो मेरे ख्याल में अब जो डर था जिन लोगों को बाहर निकालने का, वो काफी हद तक उसमें काफी कमी आ गई है, क्योंकि आधार और ये सारी चीजें तो लगभग सारे लोगों के पास है। मैं इस पे एक टिप्पणी चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन का जो भी हथियार था भाजपा के कहने पे नहीं कहने पे, वो थोड़ा वो नहीं कर पाएंगे जैसा मुझे लगता है। आनंद जी, सुप्रीम कोर्ट की इन टिप्पणियों और सुझाव नुमा जो उन्होंने गाइडलाइंस ही पेश की है, सुझाव नुमा है वो, मैं ही नहीं मानता हूं कि इसमें कोई अंदेशे में कमी आई है। मेरा मानना है कि अंदेशा अपनी जगह कायम है और उसका कारण है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि साहब 65-70% फॉर्म हमारे पास भर के आ गए हैं, किसी को नहीं पता है कितने फॉर्म में सर्टिफिकेट्स लगे हुए हैं, जहां लगे हुए हैं वो सही हैं कि नहीं सही हैं। अब ईआरओ नाम का एक पद है, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर उसको बोलते हैं। ईआरओ को अधिकार है कि वो हर फॉर्म के ऊपर ये डिसाइड करेगा कि इस व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में रखना है कि नहीं रखना है। देखिए, ये ईआरओ जो है ना, ये ईआरओ बीएलओ नहीं है, ये बूथ लेवल दफ्तर नहीं, वो ऑफिसर नहीं है। बूथ लेवल ऑफिसर तो पार्टियों से लिए गए हैं बहुत बड़े पैमाने, आज उनकी लिस्ट भी छपी है किस पार्टी के कितने बीएलओ जो है वो चुनाव आयोग के साथ मिलकर इसमें काम कर रहे हैं। क्योंकि बीएलओ का महत्व है, इसलिए आरजेडी ने और सीपीआई एमएल ने बहुत बड़े पैमाने पर अपने बीएलओ की संख्या बढ़ाई है। सबसे ज्यादा बीएलओ भाजपा के हैं, लेकिन आरजेडी के उससे थोड़े ही कम है। उसके बाद अभी सीपीआई एमएल ने बहुत सारे कार्यकर्ता बीएलओ के तौर पर चुनाव आयोग के हवाले किए, तो वो वहां पे बीएलओ तो अपना काम कर रहे हैं, ये बात सही है। लेकिन जब बीएलओ के जरिए फॉर्म्स निकल कर इनके पास आएंगे, ईआरओ के पास आएंगे, तो ईआरओ तय करेगा, ईआरओ को ये अधिकार दे दिए हैं चुनाव आयोग ने, ईआरओ ये तय करेगा कि उसको वोटर लिस्ट में नाम डालना है कि नहीं डालना है। तब असली खेल शुरू होगा, तब तय होगा कि जो एक्सक्लूजन का पैटर्न क्या है, वोटों को एक्सक्लूड करने का, वोटरों के नाम निकालने का पैटर्न क्या है। अभी मैं हमारे पुराने मित्र हैं दीपंकर भट्टाचार्य, सीपीआई एमएल के जनरल सेक्रेटरी हैं, तो मैं उनको सुन रहा था, तो उनका कहना यह था कि ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो एक क्यूरेटेड किस्म की एक ऐसी वोटर लिस्ट बनाने का प्रोजेक्ट है जो बिहार से शुरू होकर सारे देश में चलाया जाएगा, जिससे एनडीए सहज महसूस कर सके और मतलब उससे चुनाव जीतने में उसको सुविधा हो।
कहीं कहीं नहीं भी जीत पाएगा उसकी वजह से, लेकिन मोटे तौर पर बहुमत प्राप्त करने में उसको सुविधा हो। एक बार एक ऐसी वोटर लिस्ट बन गई जिससे चुनाव जीतना अगर आपके लिए आसान हो जाए, इसका मतलब यह है कि आप संस्थागत रूप से परमानेंट मेजोरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। आपने एक ऐसा बंदोबस्त कर लिया है कि अब विपक्ष कितनी भी उछल कूद मचा ले, कोई भी आंदोलन धरना प्रदर्शन कर ले, लेकिन चुनाव तो वोटर लिस्ट के आधार पर होगा। और वोटर लिस्ट जो है वो ज्ञानेश कुमार जी ने बना ली है या बनाने जा रहे हैं ज्ञानेश कुमार जी वोटर लिस्ट। अब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आपको आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आई कार्ड इसके अंदर जोड़ना चाहिए, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? चुनाव आयोग ने क्या क्या इसकी सफाई दी? उन्होंने सफाई दी कि आधार कार्ड तो पहले से ही है, जबकि वो 11 में आधार कार्ड शामिल नहीं है। तो उन्होंने कहा कि वो फलानी फलानी जगह अंदर लाइन में लिखा हुआ है। मतलब वो जो कंडीशंस अप्लाई वाले जो बहुत बारीक अक्षर होते हैं ना, जिनके अंदर आप कोई चीज लिख देते हैं और फिर जब बाद में मौका, कोई पढ़ता नहीं है उसको, जब मौका आता तब निकालते हैं तो लिखा हुआ है कंडीशंस अप्लाई में। तो ये देखिए एक बहुत बड़ी तिकड़म चल रही है। ये सुप्रीम कोर्ट 28 तारीख को क्या फैसला देता है इसमें काफी कुछ निर्भर होगा, लेकिन मैं ये मानता हूं उस फैसले की काट की तिकड़म भी इन लोगों के पास है। जी जी, ये उस तिकड़म का इस्तेमाल करके ये सघन पुनरीक्षण जारी रखेंगे अपना, और वो एनडीए को कंफर्टेबल, एनडीए जिससे बहुत सहज महसूस कर सके, आत्मविश्वास एनडीए का बढ़ सके, ऐसी एक क्यूरेटेड वोटर लिस्ट सारे देश में बनाने की मुहिम जारी रहेगी। इसलिए विपक्ष को अभी भी अपने लगातार सतर्क रहना है, कमर बांध के इसके खिलाफ आंदोलन करने के लिए तैयार रहना है। जी अबे भाई, लेकिन मैं इसको एक तरह से और देख रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो ये इलेक्शन कमीशन की मतदाता सूची वाला मामला इलेक्शन कमीशन ने किया, ये समस्त ऑपोजिशन के लिए वेकअप कॉल भी हो गई, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, दे विल नॉट बी कॉट नैपिंग। अब और मैंने कुछ कल ऐसी एक आंकड़े देख रहा था मैं। बिहार इस मामले में बहुत ही क्लोजली कंटेस्टेड 2020 का इलेक्शन था। उसमें कमी आएगी ये मैं नहीं मानता, उतना ही क्लोजली कंटेस्टेड होगा। 243 सीट में 240 सीट में एक अद्भुत आंकड़ा है। जो विक्ट्री मार्जिन है, जो जीत और हार का अंतर है, उससे ज्यादा वोट तीसरे कैंडिडेट को मिले हैं। मतलब जो फर्स्ट सेकंड के बीच का जो विक्ट्री मार्जिन है, उससे ज्यादा वोट तीसरे को मिले हैं। तो इसका मतलब ये जनरली ये होता नहीं। 243 में 240 जगह ये स्थिति है। मैं एक आंकड़ा और आपसे डिस्कस करूं और उस पर आपका एक रिएक्शन पूछूं। 52 सीटों में 5000 से कम अंतर पे हार जीते। आप समझते हैं विधानसभा में 5000 कुछ है ही नहीं। 5000 तो अगर डीएम साहब ठीक से लाठी लेके, इंस्पेक्टर साहब 2-4-10 इंस्पेक्टर लाठी डंडा लेके चालू हो जाए तो 5000 तो कुछ है ही नहीं। उस 52 में से 15 सीटें जीती जो क्लोजली कंटेस्टेड थे। 15 आरजेडी, 13 जेडीयू, 9 और 9 बीजेपी और कांग्रेस। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि वहां आरजेडी की स्थिति ऐसी नहीं है कि वहां उनका संगठन ना हो। उनके संगठन हैं और वो लाठी डंडा लेके तैयार है, नंबर 1। दूसरा, मेरे हिसाब से, मैं बंगाल के बारे में तो बिल्कुल निश्चित तौर पे नहीं कहूंगा, लेकिन बिहार में निश्चित तौर पे कहूंगा। वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी, चाहे सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल, ये सबके हर जगह संगठन है। हर कोई ऐसा जिला, कोई ऐसा प्रखंड नहीं है जहां से। तो वहां पे वो स्थिति नहीं है जो यूपी या मध्य प्रदेश या कहीं की बाहर विपक्ष के पास कुछ है ही नहीं। तो मैं इसमें कह रहा हूं ये वेकअप कॉल मेरे ख्याल में विपक्ष के लिए तो एक मौका और दे दिया गया, और शायद कुछ चीजें उनके पक्ष में हो गई कि उनको वेकअप कॉल मिल गई, अपने को सहेजने का समय मिल गया, और शायद इससे कैसे मुकाबला करेंगे, इस पे एक छोटी टिप्पणी चाहूंगा। नहीं, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। इससे विपक्ष एक तरह की संग्रामी एकता में भी चला गया है। जो विपक्षी दल हैं वो केवल सीटों के, उनका चुनाव लड़ना सीटों के तालमेल में ही घट के नहीं रह जाएगा। वो लोग एक मुद्दे के ऊपर सड़क पे निकले हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, कार्यकर्ता लोग एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। उन्हें पता है कि उनके लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। अगर चुनाव हारे तो उनकी राजनीति हाशिए पे चली जाएगी। ये सब बात आपकी सही है, लेकिन हम लोग जो भारतीय जनता पार्टी की जो संस्थागत तिकड़म है, हम लोग उसको कम करके अगर आंकेंगे तो फिर हम लोग अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारेंगे। आप मध्य प्रदेश को मत भूलिए। अभी परसों भास्कर के पहले पन्ने पे एक खबर विस्तार से प्रकाशित हुई। वो खबर पढ़ के मेरे तो होश उड़ गए। और वो चुनाव आयोग नहीं बताया है,
चुनाव आयोग ने एक रिपोर्ट में बताया है कि मध्य प्रदेश में ऐसे बहुत से घर हैं जिसमें एक एक पते के ऊपर 100 वोट दर्ज है, 50 वोट दर्ज है, एक एक पते के ऊपर 25, 30 वोट दर्ज है। और अगर उतने हाउस होल्ड्स यानी उतने पतों को उन वोटरों से आप उनकी लिस्ट भी दी हुई थी कि इतने पतों पे इतने वोट हैं, इतने पतों पे 100 वोट है, इतने पतों पे 25 वोट हैं, इतने पतों पे 50 वोट हैं या उससे ज्यादा वोट हैं। अगर आप उनका गुणा करें, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करें, तो पता चलता है कि 20-25 लाख वोट जो हैं वो फर्जी हैं। खुद चुनाव आयोग ये कह रहा है। तो अब आप कह रहे हैं कि भाई सही बात कह रहे हैं कि विधानसभा में तो 5000 वोट से वारे नारे हो जाते हैं। तो अगर उन फर्जी वोटों को चालाकी के साथ में कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में प्लॉट किया जाए, निर्वाचन क्षेत्रों में प्लॉट किया जाए, तो आप चुनाव या तो जीत सकते हैं या अपनी जीत को, अपनी हार को कम कर सकते हैं या टक्कर में आ सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं आप चुनाव का। वो तो मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुआ था वो उसके ऊपर ही बड़ा भारी सवालिया निशान लग गया है उस रिपोर्ट से। और वो रिपोर्ट किसी पत्रकार ने नहीं दी है, कांग्रेस ने नहीं भंडाफोड़ किया है, मध्य प्रदेश के जो चुनाव अधिकारी हैं उन लोगों ने भंडाफोड़ किया है उसका। अच्छा, अभी तक, और खास बात देखिए, विपक्ष ने अभी तक मध्य प्रदेश की इस खबर के ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं की है। भाई अब तो महाराष्ट्र के साथ मध्य प्रदेश भी जुड़ गया जी, दिल्ली भी जुड़ गया था उससे पहले। बिहार में ऑलरेडी पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है एक क्यूरेटेड लिस्ट बनाने वाला। मैं उसको पवित्र और विशुद्ध लिस्ट बोलता हूं, क्यूरेटेड को बोलता हूं कि ये एक पवित्र और विशुद्ध लिस्ट बनाई जा रही है जिसमें ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, वगैरह वगैरह, एक्सक्लूजन की प्रक्रिया के जरिए। तो ये जो पूरा हो रहा है देश में है, मध्य प्रदेश में 2 असाधारण जीतें भाजपा ने दर्ज की और बहुत कम अंतर से। मतलब जो पहले विधानसभा चुनाव जो माना जाता था हार गए हैं वो जीत गए, और लोकसभा चुनाव जहां सब पूरे हिंदी भाषी प्रदेश में हार रहे थे, वहां सीटें कम हो रही थी, मध्य प्रदेश में उन्होंने अपना पिछला वाला नतीजा दोहरा दिया। अब पता चल रहा है कि वहां पे 25-30 लाख वोट जो है वो तो फर्जी है। अभी तो इतना ही पता चला है, और जांच किया है तो और भी ज्यादा पता लग सकता है। इसका मतलब राजीव कुमार जी क्या कर रहे थे इससे पहले? भाई राजीव कुमार जी के नेतृत्व में सारा हो रहा था ना। वो तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सीधे सीधे स्वयंसेवकी थे, कहते थे लोगों से निजी बातचीत में कि हम तो स्वयंसेवक हैं। तो ये जो पूरी संस्था का तिकड़म हो रही है, जिसके केंद्र में वोटर लिस्ट है, ऐसा पहले कभी भारत में नहीं हुआ। हम लोगों ने सोचा भी नहीं था। हम लोग तो ईवीएम में लगे हुए थे, हम लोग तो ये सब करने में लगे। यहां तो मामला कुछ और चल रहा है। दिल्ली से धीरे धीरे ये इसकी पोल खुलनी शुरू हुई, महाराष्ट्र में इसकी पोल खुली, बिहार में संघर्ष जारी है, और मध्य प्रदेश में इसकी पोल खुली। 4 बड़े प्रांत इसके दायरे में आ चुके हैं स्पष्ट रूप से। बाकी प्रांतों में क्या है पता नहीं है हम लोगों को। तो ये बहुत 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 मुश्किल स्थिति है ये लोकतंत्र के लिए। जी, मैं अबे भाई एक इसलिए इस पे थोड़ा एक आपका कमेंट ले लूं। एक कल बड़ी बैठक हुई वन नेशन वन इलेक्शन की, उसमें पुराने सीजीआईज भी आए थे, सब चीज, मतलब सुप्रीम कोर्ट के लोग। उसमें बहुत सी बातें हुई। उन्होंने कहा भाई टेक्निकली तो आप, ऐसा कुछ नहीं है कि ये संविधान के बाहर है, लेकिन प्रैक्टिकली उन सब ने बहुत कहा है कि ये बिल्कुल मुश्किल चीज है और इसको कोर्ट में जाएगा, वहां स्टैंड करना मुश्किल है। सबने एक स्वर में कहा है। कुछ लोगों का मानना है कि बीजेपी इसको किन्हीं और कारणों से पुश कर रही है, वो मेन मुद्दे से अटेंशन हटाना चाहती है। लेकिन लॉन्ग टर्म आरएसएस की स्ट्रेटेजी में जरूर है, आरएसएस की स्ट्रेटेजी मैं बोल रहा हूं, मैं बीजेपी की नहीं, कि जहां पे उसको लगता है कि एक बार इलेक्शन देके आप हमें सत्ता सौंप दीजिए, उसके बाद आप भूल जाइए, एक बार क्या उसके बाद आप बात ही ना करिए। ये वन नेशन वन इलेक्शन की एकदम से चर्चा जो शुरू हुई है, इस पे जरा आपकी एक टिप्पणी। नहीं, बिल्कुल ठीक है। मैं तो कहता रहा हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी और उनके जो बुद्धिजीवी हैं, उन सबका बिल्कुल मानना है, और पिछले 10 साल से वो इसी काम में लगे हुए हैं, यही माहौल बना रहे हैं कि एक चुनाव से दूसरे चुनाव के बीच में कोई प्रतिरोध आंदोलन वगैरह ये सब नहीं होना चाहिए। राजनीति का एक ही स्वरूप होना चाहिए, वोट डालना। बस आप वोट डालिए, उसके बाद में आप भूल जाइए, उसके बाद आप उत्पादन में लगिए, समाज के लिए उत्पादन कीजिए, अपना 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 वक्त गुजारिए, परिवार चलाइए, सड़कों पे घूमिए फिरिए, पर्यटन कीजिए, और आमदनी कैसे बढ़े वगैरह सब अपने उसमें भिड़े रहिए। राजनीतिक रूप से सोचने का एक ही टाइम है जब चुनाव आता है,
तब सोचिए, अपना वोट डालिए, उसके बाद आपका खेल खत्म, अगले बार का इंतजार कीजिए। अब ये बीच बीच में विधानसभाओं के चुनाव होते हैं, वो इस योजना में बाधा डालते हैं। इसलिए एक देश एक चुनाव ले आया जाए, ताकि लोगों के लिए राजनीति का मौसम सीमित हो जाए। बिल्कुल जो पॉलिटिकल वेदर, राजनीति का मौसम है, वो बिल्कुल फिक्स हो जाए। भाई यहाँ पे आपको 1.5-2 महीने तक राजनीति करनी है, फिर 5 साल इंतजार कीजिए राजनीति करने के लिए। जो सत्ता में आएगा वो सत्ता को 5 साल भोगेगा, जीत पाए तो अगली बार दूसरा कोई जीत जाए, वरना वही जीतता रहेगा। तो ये भी सारे के सारे प्रयास जो है वो परमानेंट मेजोरिटी बनाने की तरफ है। जब बीच में कोई आंदोलन ही नहीं होगा, कोई एंटी इनकम्बेंसी बढ़ाने का खतरा ही नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो देखा जाएगा। तो एक कैसे परमानेंट मेजोरिटी, पूरा प्रोजेक्ट ही ये है स्थायी बहुमत प्राप्त करने का। यही बहुसंख्यकवाद का, मेजोरिटेरियनिज्म का मर्म है। जी, मैं बस खत्म करूं उससे पहले एक अंतिम प्रश्न इसलिए पूछ लूं क्योंकि वो पहले बात हो चुकी है, थोड़ा पुराना भी हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी की तरफ से सारा कुछ कंट्रोल ढंग से वो अपनी सारी मतलब सारा आरोप लगाते हैं। मैं इसलिए इस बात को पूछ रहा हूं कि निशिकांत दुबे ने जिस भोंडे ढंग से वो कोई नेता हो जिस भोंडे ढंग से वो खुद एमपी हैं, जो बात कही थी, उसका मुझे जो समझ में आया था कि वो सीधे सीधे वोट का पोलराइजेशन बिहार में चाहते थे, कि उसका बैकलैश के रूप में बिहार में वो कितने सफल हुए कि अब इन सब चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग समझ गए हैं कि कौन क्या बोलता है, कौन हल्ला मचाता है, कौन गाली देता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभय भाई, देखिए, उन्होंने जो कहा और उसके राजनीतिक असर के बारे में हम लोग सोचें, मेरे ख्याल से उनको थोड़े उनके हाल पे हम लोगों को छोड़ देना चाहिए। हाँ, अब देखिए, वहां प्रतियोगिता उनकी किससे है? उनकी प्रतियोगिता गिरिराज सिंह से है, प्रतियोगिता उनकी। अब गिरिराज सिंह को उन्होंने खामोश कर दिया है। गिरिराज सिंह तो अब बोलते ही नहीं है, शायद अभी थोड़ा बहुत बोले हैं इसी बात पे, जो सघन मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण हो रहा है उसमें एक उन्होंने मुद्दतों बात कही है कि तेजस्वी यादव की बीवी का वोट कैसे बन गया, वो तो ईसाई है। ये उन्होंने एक क्रांतिकारी वक्तव्य दिया है उन्होंने। तो इस तरह के क्रांतिकारी वक्तव्य निशिकांत दुबे देते रहते हैं। मुझे लगता है कि राजनीति में उनका जो एक गंभीर हस्तक्षेप था, गंभीर मतलब अपनी पार्टी के पक्ष में, वो ये था जब उन्होंने अपना प्रपंच रच के हेमंत सोरेन को जेल भिजवा दिया था, गिरफ्तार करवा दिया था। उसका नतीजा पड़ गया उल्टा। हेमंत सोरेन ने एंटी इनकम्बेंसी उनकी बंद हो गई, जम के उन्हें आदिवासियों के वोट मिले और उन्होंने भाजपा को झारखंड में चुनाव हरा दिया, फिर से सत्ता में आ गए। तो वो निशिकांत दुबे के खाते में उनके नंबर कट गए, निशिकांत दुबे के। तो अब वो दोबारा अपने नंबर प्राप्त करने के लिए तरह तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता, वो ट्विटर वीर हैं, तो वो उसमें कुछ ज्यादा कुछ उनको हासिल होगा नहीं, क्योंकि वो बहुत कोशिश कर चुके हैं। मतलब धीरे धीरे उनके नंबर मेरे ख्याल से भाजपा आला कमान की निगाह में भी कट ही रहे होंगे नंबर उनके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अभय भाई बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच।